हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है क्वेश्चन। देखिए, पीवी ग्राफ दे रखा है। दिस इज द पीवी ग्राफ और इस ग्राफ से हमको पता करना है द अमाउंट ऑफ हीट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिंगल साइकिल। एक साइकिल दे रखी है, दिस इज द साइकिल। अच्छा, इस साइकिल को आप ध्यान से देखेंगे, ये साइकिल क्लॉकवाइज है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसका जो मूवमेंट है, यानी कि जो हीट का जो फ्लो है, दैट इज द क्लॉकवाइज। इसके अलावा हम एक इंफॉर्मेशन और भी देख सकते हैं। इस ग्राफ को प्रॉपरली देखेंगे तो यहां पे लगेगा कि देखिए, ये पी वाली जो लाइन है कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो कुछ इस तरीके से एंटर करेगी अंदर की ओर, यहां से जाएगी और इसकी तरीके से यहां से ये वापस आ रही होगी, इस जगह से ऐसे ये वापस आ रही होगी, यानी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही होगी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस को बोला जाता है पी कांस्टेंट, यानी कि इसको सीपी से प्रेजेंट करते हैं। और आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वी कांस्टेंट होता है, वो सीवी होता है। अभी देखिए, इस ग्राफ में हमको पी नॉट की इंफॉर्मेशन है, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यहां पे जिसकी हमें जरूरत है, दैट इज द टेम्परेचर। हम उसको भी इस ग्राफ में सेट करेंगे इस ग्राफ की हेल्प से। तो आप ध्यान से देखें कि इस जगह पे मैं डी पॉइंट की बात करता हूं, ये डी पॉइंट है। तो यहां पर वी नॉट है और पी नॉट है। तो टेम्परेचर हमें निकालने के लिए हमको आइडियल गैस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं। तो पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो आप देखिए, यहां पर देखिए प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टी, टेम्परेचर पर। तो इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए पी नॉट है, वी नॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पे जो टेम्परेचर होना चाहिए मैक्सिमम, वो टी नॉट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ए पर। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2p0 है। तो इस जगह पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो यहां पे लिखेंगे 2t0। सिमिलरली मैं बात करता हूं यहां पर सी पॉइंट पर। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम 2v0 है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम 2v0 है, तो इस जगह पे जो टेम्परेचर होगा वो भी 2t0 हो जाएगा। और बी पॉइंट को कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रेशर 2p0 है, वॉल्यूम भी 2v0 है, तो टेम्परेचर यहां पे होना चाहिए 4t0। दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए, एक रिलेशन हमें याद रखना पड़ता है सीपी के लिए और सीवी के लिए। देखिए स्पेसिफिक, ये जो सीपी और सीवी हम इवेल्युएट कर रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं। तो आइडियल गैस के लिए सीपी का वैल्यू क्या होता है और आइडियल गैस के लिए सीवी का वैल्यू क्या होता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं स्पेसिफिक हीट फॉर आइडियल गैस, याद रखना कि फॉर आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं कांस्टेंट प्रेशर को सिंपल सीपी लिखता हूं और जिसका रिलेशन होता है 5/2 आर आइडियल गैस के लिए। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका रिलेशन होता है 3/2 आर। अच्छा, क्या इक्वेशन, अब इस साइकिल प्रोसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि एक तरफ तो ये वाला जो लाइन है ए से बी, यहां से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ए से बी, और डी से ए से प्रोड्यूस हो रही है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम का जो पाथ होगा वो डी ए होगा और कांस्टेंट प्रेशर का जो पाथ होगा वो होगा आपका ए बी। तो मैं यहां पे टोटल जो हीट लिख रहा हूं, हीट इज इक्वल टू क्यू ए से बी प्लस क्यू डी से ए। दिस पाथ विल बी फॉलोड। तो इसके लिए हम एक रिलेशन यहां पे लिखेंगे जो सीपी और सीवी के टर्म से लिखा जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी प्लस एन सीवी डेल्टा टी। सीवी यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि डी से ए जा रहे हैं तो यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ए से बी जा रहे हैं तो यहां पे कांस्टेंट प्रेशर है। उसके अकॉर्डिंग हमने टर्म्स लिख दिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को करस्पॉन्डिंग फिट करता हूं यहां पर। तो एन सीपी की वैल्यू क्या होगी 5/2 आर। अच्छा, डेल्टा टी क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा टी देखिए, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम। तो 4t0 माइनस 2t0 प्लस, फिर से यहां पर एन जैसे का तैसा रहेगा, सीवी। सीवी का क्या रिलेशन है आइडियल गैस के लिए 3/2
इंटू आर, और डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम को देखें तो 2t0 मैक्सिमम है और t0 मिनिमम है। तो यहां पर जो डेटा होगा 2t0 t0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू के लिए निकालना हूं मैं डेटा, तो एन आर को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूं कि एन इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है, तो यहां पे साइड में मैंने लिख लिया एन आर, और ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2t0 प्लस, और यहां पे हो जाएगा 3/2 t0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एन आर यहां पे आ जाएगा 10t0 अपॉन 2 प्लस 3t0/2, और इसको दोबारा से देखेंगे तो एन आर t0 हम यहां पे निकाल लेते हैं, एन आर t0 दिस इज 13/2। अच्छा, अब देखिए एन आर t0, यहां पर रिलेशन देखें, अगर P नॉट V नॉट है तो उसको T नॉट लिखा जा सकता है, तो एन आर टी की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं P नॉट V नॉट। तो आंसर आपका होगा 13/2 P नॉट V नॉट। जेई मेंस के सैंपल पेपर में इसका जो आंसर दे रखा है वो 13/12 है, वो इनकरेक्ट है। आप इसका आंसर 13/2 ही कंसीडर करिएगा। दिस इज द राइट आंसर, P नॉट V नॉट। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है सोनोमीटर वायर लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। तो मैंने एक सोनोमीटर वायर कंसीडर किया हुआ है जिसकी लेंथ को मान लिया है 1.5 मीटर, ठीक है। टेंशन इन इट प्रोड्यूस अ इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1%, यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन की जो वैल्यू दे रखी है वो 1% दे रखी है। मैंने क्वेश्चन का डेटा यहां पे लिख रखा है, और ये क्लास 11th में वेव से लिया गया क्वेश्चन है ये। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हमको निकालनी है। इफ द स्टील फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टील इफ अ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ अ स्टील, ये गिवन है, मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है। और अब इसको इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके लिए क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है F इज इक्वल टू V/2L। ये एक रिलेशन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। आप वेव चैप्टर में जाके देखेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। इसके अलावा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इसके साथ में जो रिलेशन होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वो होता है 1/2L, यानी कि T/m। ये स्मॉल m है मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मैं यहां पे लिख देता हूं मास पर यूनिट लेंथ। तो देखिए अपने क्वेश्चन में ना तो यहां पे हमको टेंशन का पता है और ना ही मुझे m की वैल्यू पता है, L तो मुझे यहां पे मिल रहा है। तो पहले हम T और M का फाइंड आउट करते हैं यहां पर। तो देखिए स्मॉल m की वैल्यू को पहले हम निकालते हैं। तो स्मॉल m यानी कि मास पर यूनिट लेंथ को मैं लिख लेता हूं M/L। m क्या होगा, कंप्लीट मास ऑफ द रॉड, इसका रॉड का लेंथ, और लेंथ होगी इसकी कंप्लीटली। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से A/A से। तो देखिए यहां पे एक रिलेशन बनेगा कि L इंटू A, ये तो हो जाएगा वॉल्यूम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं M/V, और उसके बाद में ये आ जाएगा A। तो देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम किसको बोला जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, ये होता है डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी एंड A, एरिया हमको मिल गया। तो देखिए हमारे पास में अब क्या क्या आ गया है, देखिए डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो ये मैंने दे रखा है यहां पर। अब इसके बाद में क्या है, दूसरा रिलेशन हमें टेंशन फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल a की हमको वैल्यू मिल जाएगी यहां पर, ये वाला वैल्यू हमारे पास में अरेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में हमको निकालना है टेंशन की वैल्यू। तो टेंशन के लिए क्या रिलेशन होता है, देखिए टेंशन क्या है, यहां पर देखिए इलास्टिक स्ट्रेन दे रखा है। तो टेंशन के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहां पर फोर्स को हम कंसीडर करेंगे T इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेन है, और ये एक वायर है, वायर के लिए जो इलास्टिक स्ट्रेन की जो वर्क करता होता है वो होता है यंग मॉडुलस। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा से। तो हमने लिखा है यहां पर यंग मॉडुलस, और कितना परसेंट दे रखा है, वो दे रखा है परसेंट 10⁻²। देखिए 1/100 करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए टेंशन की वैल्यू हमको मिल जाएगी T इज इक्वल टू गामा
इंटू 10⁻⁻2 इंटू ए। अच्छा, गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पे देखिए इलास्टिक की जो वैल्यू दे रखी है, मैं इसको यहां पे लगा देता हूं। तो T इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2.2 इंटू 10⁻9 इंटू ए। अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अपने वैल्यू को निकालना है यहां पर। तो देखिए मैं इसको एवेल्यूट करूंगा, आप इसको करेंगे यहां पर 1/2L, यानी कि L की वैल्यू दे रखी है 1.5, और इसके बाद में T का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना 2.2 इंटू 10⁻9 A अपॉन, और M की वैल्यू हमने यहां पे क्या निकाल रखी है रो डेंसिटी इंटू ए। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 7.7 इंटू 10⁻3 इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको एफ का जो वैल्यू कैलकुलेट होके जो आएगा, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप देखेंगे इसका जो वैल्यू मिलेगा 178.2 हर्ट्ज, 178.2 हर्ट्ज, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। इसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होंगे, रूट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे और यू विल गेट द 178.2, और जो आंसर जो करेक्ट होगा एज पर सैंपल पेपर में वो आंसर नंबर 1 होगा। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हिडन हो रहा है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। Unpolarized light of intensity 1 pass through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be 1/2. Now another identical polarizer C is placed between the A and B. The intensity beyond B is now found to be 1/8. The angle between the polarizer A and C हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। दो पोलराइजर यहाँ पे रखे हुए हैं A एंड B, ठीक। कोई एक लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट आ रही होगी, और वो लाइट जैसे ही एक पोलराइजर को पास करेगी फिर दूसरे पोलराइजर को पास करेगी, तो पास करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं यहां पर आई इंटेंसिटी की लाइट इस पोलराइजर से पास होती हुई जाएगी, ये हो जाएगी I/2, और चूंकि ये पैरेलल है दोनों पोलराइजर, तो यहां पे भी इंटेंसिटी इसकी I/2 रहेगी। अगर पोलराइजर पैरेलल है और लाइट रेज एंटर करती है, तो आफ्टर पोलराइजेशन जो वैल्यू होती है पोलराइजेशन की वो सेम होती है। तो आप देखिए यहां से जाएगा और जैसे ही पोलराइज करेगा, ये पोलराइजर को पास करेगा, इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ। चूंकि दोनों पोलराइजर आपस में पैरेलल है, तो इससे पास होने के बाद में उसकी वैल्यू रहेगी सेम। तो देखिए एक तो लॉ यहां पर ये काम करेगा, दूसरा यहां पर जो वर्क करेगा वो मैस्लॉस लॉ है, ठीक है। कौन सा लॉ है? मैल्यूस लॉ बोलते हैं इसको, मैल्यूस लॉ, MALUS। इसका क्या कहानी है? इसकी कहानी इसकी ये है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। ये मैल्यूस लॉ यहां पर वर्क करेगा तब जब कोई भी लाइट पोलराइज से पास हो रही हो और वो दोनों पैरेलल में अवेलेबल हो। तो देखिए I0 क्या है? ये मैक्सिमम यानी पोलराइजेशन के बाद की वैल्यू है, ये पोलराइजेशन से पहले की वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहले इस केस की बात करें A एंड B के लिए, ठीक है। तो पोलराइजेशन से पहले जैसे ही एंटर किया यहां पर, इस जगह को देखेंगे A और B केस में थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द A एंड B, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा। तो अभी देखिए मैं यहां पर पोलराइजेशन से पहली वैल्यू कितनी है? I/2, बाद में वैल्यू कितनी है? I/2, और cos स्क्वायर थीटा में लिख देता हूं AB के लिए निकल के आ रहा है। तो देखिए I/2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 0 = 1 cos स्क्वायर थीटा AB। तो देखिए मैं यहां पे लिखूंगा थीटा AB = cos स्क्वायर 1। नहीं, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं।
तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो थीटा ए बी की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी यहां पर। तो ये पहला इक्वेशन आया हुआ है जब ए एंड बी पोलराइज्ड हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज टू 1/2। तो देखिए 1/i/2 है, सॉरी ये 1/2 नहीं, i/2। नाउ द इंटेंसिटी बियॉन्ड अ सी, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन द ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि एक और पोलराइजर यहां पे सेट कर दिया ए एंड बी के बीच में। तो मैं यहां पर एक और पोलराइजर सेट करता हूं, ये मान लीजिए मैंने ये पोलराइजर सेट कर दिया, दिस वन, ठीक है, और इसका नाम डाल दिया मैंने सी। अब क्या स्थिति हो रही है कि आफ्टर पोलराइजेशन सी इज प्लेस्ड बिटवीन द ए एंड बी, द इंटेंसिटी बियॉन्ड द बी इज नाउ फाउंड टू बी 1/8, यानी कि अब ये जो इंटेंसिटी मिलेगी इसकी 1/8 मिल जाएगी। द एंगल बिटवीन द ए पोलराइजर ए एंड सी निकालना है, यानी कि ए एंड सी के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। यहां पे इंटेंसिटी 1/8 मिल रही है और इससे पहले जो इंटेंसिटी होगी वो i/2 होगी। एंगल बिटवीन द ए एंड सी फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए दो जगह एंगल आ रहा है यहां पर, तो फिर से मैं देखिए वैल्यूज लॉ यूज करूंगा। आई की वैल्यू हो जाएगी i/8 इक्वल टू i/2 कॉस इसके लिए और इसके लिए, यानी कि कॉस 4 थीटा हो जाएगा 2 टाइम्स के लिए, और ये थीटा बनेगा आपका AC। एक बार जो लाइट है यहां से पास होगी थीटा एंगल के साथ में, एक बार यहां पे थीटा एंगल पास होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा हो जाएगा ये। इसके बाद में ये भी I0 है, I से I कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा AC। तो आप देखें यहां पर अगर मैं इसको लिखूं कॉस 4 है ये, तो थीटा AC इज इक्वल टू आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका 1/√2, यानी कॉस थीटा के साथ में अगर मैं इसको लिखूंगा 1/√2 और थीटा AC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। तो जो आंसर सुटेबल होगा, आंसर दे रखा है इसमें, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, सैंपल पेपर है ये, जेईई मेन 2023 सैंपल पेपर सेट ए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डिस्टेंस डी फ्रॉम हाइट एंड डेप्थ निकालना है। तो देखिए आपने इसका एक रिलेशन पढ़ रखा है कि अगर इस रिलेशन को अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइट पर जो रिलेशन, हाइट पे जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है और डेप्थ पे 0 हो जाता है, ठीक है। सेंटर में अगर हम सेंटर की बात करें, यानी कि सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ऊपर जाएगा तो घटेगा, और डेप्थ में नीचे आते जाएंगे सेंटर तक तो घटेगा और डी पे आके 0 हो जाएगा। तो अगर हम हाइट का रिलेशन देखें, अगर मैं लिखूं ग्रेविटी का रिलेशन हाइट के लिए, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि डिस्टेंस के साथ में इसको कंपेयर करके देखेंगे तो ये 1/x² मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 1/x²। और इसी तरीके से अगर डेप्थ के लिए आप देखेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको इसका रिलेशन मिलेगा डेप्थ के लिए x का, डेप्थ के लिए x का मिलेगा, यानी कि जो भी डिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डेप्थ से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी का मान बढ़ता जाता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब h हाइट पे होते हैं तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा होता है। ये रूल है GH का और GD का। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट करें यहां पर, तो आप देखें कि मान लीजिए x एंड y एक्सिस। सबसे पहले डेप्थ के लिए बोल रखा है, तो देखिए GD प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डेप्थ से ऊपर की ओर चलेंगे तो x की जो वैल्यू हो वो इंक्रीज होगी, बिल्कुल इस तरीके से। और एक मैक्सिमम पोजीशन पे यहां पे मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, और सेंटर पे पहुंचने के बाद में, ठीक है, हम जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि सरफेस पे पहुंच गया, सॉरी सेंटर ये है, सेंटर से सरफेस, ये O सेंटर है अर्थ का, मान लिया दैट सपोज द O सेंटर ऑफ द, दिस इज द सरफेस। यहां पर मैक्सिमम हो गई G की वैल्यू, G मैक्स हो गया इस जगह पे। इसके बाद क्या होगा, जब हम H हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए डिक्रीज होने के लिए ये ग्राफ मैंने शो कर दिया दोबारा से। तो दिस ऑप्शन इज द राइट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये मैंने डायग्राम बना रखा है, और ये जो स्लिट दे रखी है इंटरफेरेंस के लिए, इसकी जो विड्थ है वो 0.5 mm की है, ठीक है ना। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 150 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्क्रीन है यहां से, इस जगह से स्लिट से जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1.5 मीटर दूर यहां पे रखी हुई है, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, यानी कि 2 वेवलेंथ, यहां से जो भी बीम ऑफ लाइट जाएगी, तो जितनी भी वेवलेट्स जा रही होंगी इस जगह पर, यानी 2 वेवलेट्स को यहां पे कंसीडर किया मैंने, एक ब्लैक से एक रेड से। वेवलेंथ जिसको दे रखा है 650 nm एंड 520 nm। तो दोनों वेवलेंथ मैं लिख देता हूं, λ1 और λ2। पहली वेवलेंथ है नैनोमीटर में दे रखा है 650 nm, एंड नेक्स्ट जो वेवलेंथ दे रखी है वो है 520 nm। 520 nm ये वेवलेंथ यहां पर दे रखी है। इज यूज टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंज। देखिए इंटरफेरेंस फ्रिंज बनते हैं, इंटरफेरेंस में जितने भी फ्रिंजेस बन रहे होते हैं उनमें मैक्सिमा और मिनिमा एक इक्वल डिस्टेंस पर क्रिएट हो रहे होते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में इनकी वैल्यूज वेरी करती है। पहले ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है, ब्राइट होता है, डार्क होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है, वो मिनिमाइज होता चला जाता है। जबकि इंटरफेरेंस के केस में क्या है कि जो ब्राइट और डार्क एक इक्वल डिस्टेंस पे क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पर वेव फ्रंट्स वेवलेट्स मैक्सिमम कॉन्साइड कर रहे होते हैं, वो पॉइंट हमारा सेंटर मैक्सिमा कहलाता है। तो देखिए मैंने ये बीच में सेंटर मैक्सिमा को बना रखा है, जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है। The least distance from the common central maximum point where the bright fringes due to the both of wavelength coincide। इसका मतलब क्या है, सेंटर मैक्सिमा से वैल्यू मांग रहा है। सेंटर मैक्सिमा से जो वैल्यू होगी, अब देखिए यहां पे समझ लें इस बात को कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पे तो मैक्सिमम ब्राइट आ रहा होगा, तो मैक्सिमम ब्राइट के बाद में फिर डार्क आना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई भी एक लाइट बीम से रूम में एंटर कर रही होती है स्मॉल होल से, तो आप देखेंगे जो सबसे सामने जो स्पॉट पड़ रहा होता है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर डार्क मिल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर मैक्सिमा पे अगर मैक्सिमम ब्राइटनेस है, तो ये वाला कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है यहां पर डार्कनेस आ रही होगी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपको ब्राइट डिस्टेंस दे रहा होगा, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले डार्क ब्राइट का कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमा के लिए जो इक्वेशन होती है वो मैं लिख रहा हूं, x1 मैक्सिमा के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो डी यहां की देखिए लेंथ है इस जगह पर। अब देखिए यहां पे चूंकि 2 वेवलेंथ है, तो मैं यहां पे x1 एक वेवलेंथ के लिए और दूसरी वेवलेंथ के लिए, दोनों वेवलेंथ के लिए मैं x1 और x2 की वैल्यू लिख लेता हूं। तो इसको x1 बनाता हूं, तो ये हो जाएगा n1 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ रही है, तो वो अब हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि 1 होगी। सिमिलरली लैम्डा 1 डी तो सेम होगा, यहां पे d1 मत लिखना, ये डिस्टेंस भी सेम होगी अपॉन डी। सिमिलरली x2 के लिए n1 लैम्डा 1 सॉरी n2 लैम्डा 2 डी अपॉन डी। अब देखिए ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना है। मैंने आपको बताया है कि इंटरफेरेंस में जितने भी फ्रिंजेस बन रही होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर बन रही होती हैं, और उनकी जो विड्थ है वो सेम हो रही होती है। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 बराबर होंगे। डिफ्रैक्शन के केस में नहीं होंगे, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में होंगे, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 लिखा जा सकता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं x1 इक्वल टू x2। तो आप दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर n1 लैम्डा 1 डी अपॉन डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 डी अपॉन डी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर रिलेशन क्या बनेगा आपका,
डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो n1 और n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहां लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू लगाता हूं। देखिए किस तरीके से बनेगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 की वैल्यू है 520 अपॉन 650, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 52 अपॉन 65। देखिए 13 से कट जाएगा और ये कुछ इस तरीके से, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी कि n1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द 4 और n2 की वैल्यू होगी 5। तो देखिए लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से देखिए यहां मैक्सिमा बन रहा है, तो लीस्ट डिस्टेंस मान लीजिए कि यहां तक होगी, तो इसका मतलब हम x1 की वैल्यू लिख लेते हैं, और x1 की वैल्यू लिखेंगे तो n1 की वैल्यू हम 4 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है x1 का, और इसके लिए वैल्यू प्लेस करते हैं। देखिए वैल्यू प्लेस करेंगे तो n1 की वैल्यू करेंगे यहां पर 4 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू होगी, लैम्डा 1 की वैल्यू 650 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 क्योंकि नैनोमीटर है। देन आफ्टर डी की वैल्यू दे रखी है यहां पर कितनी 1.5 इंटू, और स्मॉल डी की वैल्यू 0.5 mm है, तो मैं लिखता हूं 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे इसका जो आंसर आएगा वो 7.8 mm करके इसका आंसर आ रहा होगा। और मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सेकंड 7.5 mm।